हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन नंबर जो है हमारा 8। तो बिल्कुल इजी तरीके से आज हम सेक्शन नंबर 8 को समझेंगे। एक एक वर्ड है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे और उनकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो आज सेक्शन नंबर जो 8 है आपका बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाएगा। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 8 का वह क्लियर हो जाए। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आपके चैनल पर आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर जो हमारा 8 है जिसकी डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किया गया है offenses to be cognizable for certain purposes। offenses to be cognizable सेक्शन नंबर 7 के अंदर डिफाइन किया गया था cognizance of offenses, और जहां पे हमारा सीआरपीसी है वह अप्लाई नहीं होता था। लेकिन जो हमारा सेक्शन 8 है जिसके अंदर बोला गया है कि अगर ऑफेंसेस कोग्निजेबल होते हैं और सर्टेन पर्पजेस, इस तरीके के पर्पजेस से कौन से पर्पजेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है जैसे मर्डर या फिर रेप, किडनैपिंग, डोवरी डेथ या फिर थेफ्ट, तो वहां पर जो हमारा सीआरपीसी है वह अप्लाई होगा। और जो डोवरी के अंदर सेक्शन नंबर 8 दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीआरपीसी है वह एप्लीकेबल होगा और वहां पर जो हमारे एक्ट्स हैं वह पैरेलल चलेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर वहां पर सीआरपीसी का भी चलेगा और जो हमारा सेक्शन 8 है या फिर डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जिस सेक्शन के अंदर वह व्यक्ति जो विक्टिम है या जो एक्यूज है, जो अपराध किया है उसने, वह उसके ऊपर लाई करता है तो वह भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो भी आप कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई बात ऐसी है जो छूट जाती है हमसे तो वह भी आप कमेंट कर दीजिए, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पजेस एंड टू बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब यहां पर आता है नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि नॉन बेलेबल की डेफिनेशन क्या है और नॉन कंपाउंडेबल की क्या है। तो यहां पर अब हम क्लियर करते हैं कि कंपाउंडेबल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें यह जानना है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, द ऑफेंसेस दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड व्हिच मींस द कंप्लेनेंट कैन टेक बैक द चार्जेस लेविड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यानी जहां पर दो पार्टी है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ए ने बी के ऊपर कोई भी चार्ज लगा दिया, फिर उसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट दे दी है। ठीक है, तो बी के अगेंस्ट में अगर ए ने कोई कंप्लेंट दी है तो यहां पर हमारा जो ए है वह क्या हो गया, कंप्लेनेंट हो गया। यह भी आपको पता होना चाहिए कि कंप्लेनेंट कौन होगा और डिफेंडेंट या फिर रिस्पोंडेंट कौन होगा। बी हमारा यहाँ पर डिफेंडेंट या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि रेस्पोंडेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा रेस्पोंडेंट है और ए हमारा कंप्लेनेंट है, दो पार्टी हो गई यहाँ पर। जब यहाँ पर जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की हम बात कर रहे हैं यह ध्यान में रखें आप, कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर कंप्लेनेंट, रिस्पोंडेंट या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो रिस्पोंडेंट होता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं, और जो कंप्लेनेंट की जगह कई बार वो पेटिशनर आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर जब दोनों पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है यानी दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो जाती है उस डिस्प्यूट को लेकर, जिस डिस्प्यूट के लिए एक पार्टी ने केस फाइल किया था या फिर उसके अगेंस्ट में कोई चार्जेस लगाए थे, तब उस केस को लेकर कॉम्प्रोमाइज होना वह कौन से ऑफेंस के अंदर आता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर आता है। और नॉन कंपाउंडेबल अब क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो नॉन कंपाउंडेबल को हम बोलेंगे कि जिस केसेस के अंदर या फिर जिन केसेस के अंदर, जिस अपराधों के अंदर किसी पार्टी का कॉम्प्रोमाइज ना हो उसके, या फिर सीरियस ऑफेंस जिन्हें हम बोलते हैं, वह ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल। द ऑफेंसेस विच आर मोर सीरियस ऑफेंस इन विच द पार्टीज कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। जो ऑफेंस सीरियस होते हैं उन ऑफेंस के अंदर जो पार्टी है उनका कॉम्प्रोमाइज ना हो, तब क्या होगा, जो हमारा ऑफेंस है वह क्या माना जाएगा, गैर समनीय या फिर नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, यानी जिस ऑफेंस के करने के बाद
किसी भी कोर्ट को उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई भी सम्मन जारी करने की जरूरत न पड़े। ठीक है, यानी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और जो कंपाउंडेबल होते हैं उसके अंदर कोर्ट है एक सम्मन जारी करती है, पार्टी के पास सम्मन भेजती है और उसको जो फिक्स डेट होती है बाय द कोर्ट, उस डेट पर उसको बुलाया जाता है, जो कोर्ट का टाइम होता है मॉर्निंग का। ठीक है, हियरिंग के दिन उसे बुलाया जाता है। अब आपको एक बात और नोट करनी चाहिए, जो सेक्शन नंबर हमारा 320 यानी सेक्शन नंबर 320 है सीआरपीसी का, जिसके अंदर लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन से जो ऑफेंस है हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंस है। वहां पर आप देखेंगे तो जो बॉक्स बना रखे हैं उनके अंदर डिफाइन किया गया है ऑफेंस को। फिर सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड की इस सेक्शन के अंदर यह जो पनिशमेंट है वह होगी, और यह हमारा जो सेक्शन है यह कंपाउंडेबल के अंडर आता है। ठीक है, और वहां पर एक शायद लिखा हुआ है पर्सन बाय होम ऑफेंस में बी कंपाउंड। तो इस तरीके की चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप कोरिलेट करके पढ़ते हो सेक्शंस को तो आपको ज्यादा ध्यान में रहता है। और आईपीसी के अंदर भी जो हमारे कंपाउंडेबल है सेक्शंस है उनको डिफाइन किया गया है और जो आईपीसी के हर सेक्शन के अंदर लिखा गया है। अब बात करते हैं हम जो हमारा सेक्शन नंबर 8 है उसका जो क्लोज 1 है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 shall apply to offences under this act as if they were cognizable offences। यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस है वह कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो हमारा सीआरपीसी है वह भी अप्लाई होगा, उसका प्रोसीजर भी यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लोज ए की, फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस, उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो हमारा सीआरपीसी है वह अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो हमारा 7 था जिसके अंदर डिफाइन किया गया था कि जो हमारा सीआरपीसी है वह अप्लाई नहीं होगा, कुछ एक जो कंडीशंस दी गई थी वहां पर उनके अकॉर्डिंग अगर यह कंडीशन होती है तो ऐसा होगा। हमने स्टडी किया था बिल्कुल डिटेल में, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह देख लीजिए जिससे आपका जो बेसिक का कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर हो जाए कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस का। सेक्शन नंबर जो हमारा 8 है, सेक्शन नंबर 8 का हमारा जो क्लोज 1 है, क्लोज 1 का हमारा सब क्लोज बी है, उसका पॉइंट जो 1 है जिसके अंदर बोला गया है मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 42 ऑफ द कोड। ठीक है, सेक्शन नंबर 42 के है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर कोई व्यक्ति है वह अपना जो नाम है और पता है उसको बताने से रिफ्यूज करता है तो वहां पर उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। अगर डेफिनेशन की बात करें सेक्शन नंबर 42 की, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर हमारा ऑफेंस कौन सा है, नॉन कोग्निजेबल, जो एक संज्ञेय अपराध है, जो एक हीनियस क्राइम नहीं है। ठीक है, रिफ्यूजेस ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिव्स ए नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। वहां पर मान लीजिए एक जो ऑफिसर है हमारा वह उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप किस जगह के रहने वाले हैं या फिर किस गांव से है, किस सिटी से है। तब वहां पर अगर वह व्यक्ति अपना नाम नहीं बताता है, अपना प्लेस है जहां का वह रहने वाला है वह नहीं बताता है, या फिर अगर बताता है तो वह फॉल्स बताता है, झूठा बताता है एड्रेस और अपना नाम, और जो पुलिस ऑफिसर है उसको लगता है कि यह झूठ बोल रहा है, उसे विश्वास ना हो, तब ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस में बी एसर्टेन्ड। तो वह उसको छुपाने के जुर्म में उसको ठीक है गिरफ्तार कर सकता है। और यहाँ पर जो हमारा सेक्शन नंबर 42 है उसके अंदर सब क्लोज भी दिया गया है, जहां पर जो इस तरह के नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन एसर्टेन्ड ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड। तो अगर वह व्यक्ति अपना नाम पता सही दुरुस्त बता देता है तो वहां पर उस व्यक्ति को एक बॉन्ड लेने पर छोड़ दिया जाता है, विद और विदाउट श्योरिटी, बिना श्योरिटी के और श्योरिटी के। वो कंडीशन होती है कि अगर यहीं का है तो इसे श्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, अगर बाहर का है तो इस व्यक्ति से कोई भी श्योरिटी ले सकते हैं।
उसे हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को पुलिस बेल पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। और फिर उसका चालान पेश कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो उसकी जो हमारी डेट ऑफ हियरिंग होती है वह लगती है और उसको वहां पर पेश होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइजो दिया गया, प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर वह व्यक्ति, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है कि अगर वह व्यक्ति ऐसा है, उसको छोड़ दिया जाता है, अगर वह इंडिया का ना हो तो वह तो चला जाएगा ऑफेंस करके, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वह व्यक्ति इंडिया के अंदर या फिर रेजिडेंट इंडिया का नहीं है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय ए श्योरिटी ऑफ श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। तो उस व्यक्ति के श्योरिटी ली जाएगी, उस व्यक्ति को उसका जमानती बनाया जाएगा जो व्यक्ति इंडिया के अंदर रहता है। अब हमारा क्लोज 3 आ जाता है, should the true name and residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। अब सम ऑफ टाइम क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन क्या होता है उसका नाम पता कुछ भी पता न लग 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके सामने 24 आवर के अंदर पेश किया जाता है। और जो श्योरिटी वह नहीं दे पाता है, किसी से अपनी जमानत नहीं करवा पाता है, जिसे मैं बोल रहा था कि पुलिस बेल, ठीक है, वह ऐसा नहीं करवा पाता है, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि जो वह है उसको कितने दिन तक जेल के अंदर रखना है, तो उसे जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाता है। और अगर हमारा जो ऑफेंस जो हमारा एक्यूज्ड होता है वह कोई श्योरिटी ले आता है तो उसकी बेल हो जाती है, यानी उसकी जमानत हो जाती है। अब आते हैं हम जो हमारा बी का पॉइंट 2 है, द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन विदाउट ए वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। तो एक जो व्यक्ति होता है उसको विदाउट क्या किया जाता है, विदाउट ए वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वो कौन से क्राइम होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्टेन ऑफेंसेस किन की बात कर रहे हैं हम सेक्शन नंबर 8 के अंदर। उसके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको कोर्ट के अंदर पेश करो, फिर उसको जो मैजिस्ट्रेट है वह उसको अरेस्ट का ऑर्डर देगा, फिर आप उसको अरेस्ट करके लेके आओगे फिर पेश करोगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके पास कोई भी ओरली या फिर रिटर्न में कोई भी कंप्लेंट आती है या फिर टेलीफोनिकली बोलते हैं हम, तो जैसे आपको पता चलता है और आप वहां पर मौके वारदात पर पहुंचते हैं, प्लेस ऑफ अकरेंस पर पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने यह क्राइम किया है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी जो कोर्ट है उसका ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वारंट की जरूरत नहीं है हीनियस क्राइम में। फॉर एग्जांपल जैसे मर्डर हो गया, फिर रेप हो गया या फिर डोरी डेथ है, ठीक है। तो अब आता है हमारा क्लोज 2, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इस एक्ट के अनुसार, ठीक है, शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जो हमारे ऑफेंस है वह नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वह होते हैं जिसके अंदर बेल नहीं मिलती है, ठीक है। बेल तो सबके अंदर ही मिलती है, लेकिन नॉन बेलेबल इसलिए बोला जाता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको जाते ही पेश कर देंगे तो बेल मिल जाएगी। तो वहां पर कोर्ट नोटिस करती है कि भाई थोड़ा भाई इन्वेस्टिगेशन करके लेके आओ, ऑफेंस इस व्यक्ति ने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर वहां पर पुलिस रिपोर्ट देती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया है, या फिर इससे कोई भी अगर किसी का मर्डर किया है तो कोई भी वेपन इससे बरामद नहीं हुआ है या उस टाइम पर वहां पर नहीं था, इस तरीके से रिपोर्ट तैयार करके लेके आती है पूरी अपने प्रॉपर तरीके से। तब हमारा जो मैजिस्ट्रेट होता है वह देखता है, उस रिपोर्ट को पढ़ता है, अगर कोई चीज उससे बरामद हुई है या फिर ऐसा लगता है कि उसको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उसके आधार पर उस व्यक्ति को बेल दी जाती है या फिर उसे कुछ समय के लिए कस्टडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो आई होप सेक्शन नंबर जो 8 है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।